हेलो, हमारे चैनल सिविल बेसिक्स 21 में आप सभी का स्वागत है। आज डिटेलिंग ऑफ बीम एज पर IS 13920/2016 एंड अमेंडमेंट नंबर 1 एंड 2, इसके दो अमेंडमेंट जारी हुए हैं। एक अमेंडमेंट नंबर 1 है, ये 2017 में जारी हुआ था, और अमेंडमेंट नंबर 2 ये 2020 में जारी हुआ है। इन दोनों अमेंडमेंट के संशोधन इस टॉपिक में हम लगाते हुए आज का टॉपिक ले रहे हैं, ट्रांसवर्स ऑब्लिक शियर रिइंफोर्समेंट इन बीम्स। तो जो बीम है हमारी, ये हमारी SMRF बीम है, स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम की बीम है। और ये जो टॉपिक है ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट ऑब्लिक शियर रिइंफोर्समेंट, ये क्लाज 6.3 में इस कोड में दिया हुआ है। तो इसी कोड के जो क्लाज हैं उनको ही उनका डिटेलिंग करते हुए उसमें कही गई बातों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रारंभ करते हैं। क्लाज 6.3, इसका पहला है क्लाज 6.31। इस वन में लिखा है ओनली वर्टिकल लिंक शैल बी यूज्ड, इंक्लाइंड लिंक्स शैल नॉट बी यूज्ड। तो किसी भी बीम में शियर रिइंफोर्समेंट के रूप में जो स्टिरप्स डाले जाते हैं वो बीम के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होते हैं, ये वर्टिकल डायरेक्शन में होते हैं। जैसे यहाँ पर ये बीम है, एक दर्शाई हुई है, इसमें जो लिंक प्रोवाइड किए जाएंगे वो वर्टिकल डायरेक्शन में ही सारे लिंक डाले जाते हैं, ये वर्टिकल लिंक कहलाते हैं। लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में ये उल्लेख किया गया था कि हम इंक्लाइंड लिंक का भी प्रयोग कर सकते हैं, और इसके लिए एक अलग फार्मूला भी दिया गया था इसकी सामर्थ्य की गणना के लिए। तो ये इंक्लाइंड लिंक का जो प्रोविजन था ये हमारे पिछले कोड में था। अब इस कोड के अनुसार इंक्लाइंड लिंक का या इंक्लाइंड स्टिरप्स का प्रोविजन समाप्त कर दिया गया है, यानी अब बीम में किसी भी अवस्था में इंक्लाइंड लिंक का प्रयोग नहीं किया जाना है। यह है हमारा क्लाज 6.31 का मतलब, यानी केवल वर्टिकल लिंक को ही प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर लिंक और स्टिरप्स के लिए एक ही शब्द यूज किया गया है। तो लिंक का मतलब यहाँ बीम में स्टिरप से ही है, तो ओनली वर्टिकल लिंक शैल बी यूज्ड, इंक्लाइंड लिंक्स शैल नॉट बी यूज्ड। अब इसका एक पहला बिंदु है, इसमें ए लिंक इज मेड ऑफ ए सिंगल बार नॉर्मली, यानी इसमें कहा गया है कि जो लिंक है ये एक छड़ का ही बनाया जाना चाहिए, लेकिन बट मे बी मेड ऑफ 2 बार्स, ये 2 छड़ों से भी बनाया जा सकता है। पहले तो कहा गया है कि स्टिरप या लिंक जो है एक ही छड़ से बनाया जाना चाहिए जहाँ तक संभव हो, लेकिन इसे जो है 2 छड़ों से भी हम बना सकते हैं। अब 2 छड़ों का लिंक किस तरह का होता है उसको देखें। 2 छड़ों का जो लिंक होता है उसमें एक जो पार्ट है वो यू आकार में बनाया जाता है, जिसे कि यू लिंक का नाम दिया गया है। यहाँ पर हम चित्र में देख सकते हैं कि ये हमारा एक लिंक है जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है और ये यहाँ से घूमता हुआ यहाँ पर आकर के इस तरह से 135 डिग्री का बेंड यहाँ बन जाता है, और ये पहले सिरे पर भी 135 डिग्री का बेंड था। तो ये हमारा एक छड़ का बना हुआ लिंक है, और यहाँ पर ये 2 लिंक अलग अलग है। एक छड़ का लिंक इस तरह का बनाया गया है, ये हमारा यू शेप में है, इसके दोनों सिरों पर 135 डिग्री का बेंड लगा हुआ है, और इस जिसकी स्ट्रेट लंबाई जो है ये 8 डाया और अधिकतम या न्यूनतम 75 मिलीमीटर जो है रखी जाती है कोड के अनुसार। तो ये हमारा एक भाग हो गया, यू लिंक कहलाता है, यू लिंक। और इसके ऊपर जो दूसरा लिंक है उसको क्रॉस टाई का नाम दिया गया है। ये हमारा एक सीधी छड़ ये गई, एक सिरे पर 90 डिग्री का बेंड लगता है और एक सिरे पर 135 डिग्री का बेंड लगता है।
तो इस तरह इस आकार में बनाया हुआ लिंक ये हमारा क्रॉस टाई कहलाता है। पिछले कोड में इस तरह के लिंक का उल्लेख नहीं था। ये जो हमारी क्रॉस टाई होती थी, क्रॉस टाई के दोनों सिरों पर 135 डिग्री का ही बेंड दिया जाता था, लेकिन 135 डिग्री का इसमें बेंड देने पर इसे फील्ड में प्रयोग करते समय बंधी हुई छड़ों के बीच में इस लिंक को डालने में या प्लेस करने में प्रॉब्लम होती थी। उसीलिए ये परिवर्तन किया गया है। एक सिरे पर 135 डिग्री, दूसरे सिरे पर 90 डिग्री का बेंड रखा जाए। तो इस तरह से ये क्रॉस टाई ये दो छड़ों से मिलकर बना हुआ लिंक है। अभी इसके रूल और हम बताएंगे डिटेल में। तो यहाँ पर देखिए, ये तो हमारा ए पार्ट हो गया। इसमें जो ये स्ट्रेट पोर्शन है इसका 135 डिग्री का जो बेंड है, यहाँ से यहाँ तक 135 डिग्री का जो बेंड लग रहा है, इसमें ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ये दूरी है ये सीधी दूरी है। इस सीधी दूरी के बारे में पिछले कोड में दिया था कि ये 10 डाया होना चाहिए, यानी इसी का जो पिछला 1993 वाला जो कोड था 13920 का, उसमें ये 10 डाया का उल्लेख था और अभी तक हम इसको 10 डाया ही पढ़ते रहे हैं। लेकिन अब इसमें 2016 के कोड में इसमें संशोधन किया गया। तो 2016 के कोड में इसको जो है 6 डाया लिखा गया था और ग्रेटर देन और इक्वल टू ब्रैकेट में 65 mm था। फिर इसके बाद जो हमारा पहला अमेंडमेंट जारी हुआ इसका, अमेंडमेंट नंबर 1 2017 में, उसमें पुनः 6 डाया के स्थान पर 8 डाया कर दिया गया और इसकी मैक्सिमम लिमिट जो है, ये लिमिट जो है इसकी मिनिमम कितना रखी गई, 75 mm की रखी गई। 8 डाया अथवा 75 mm, यानी मिनिमम कम से कम इतना रखना आवश्यक है। अगर 8 डाया की वैल्यू 75 mm से कम आती है तो हमको 75 mm का जो है स्ट्रेट लेंथ रखनी होगी। अगर ये 8 डाया की वैल्यू 75 mm से ज़्यादा आती है तो जो 8 डाया से वैल्यू आएगी वो हमको रखनी होगी। तो इस तरह से ये हमारा अमेंडमेंट नंबर 1 में ये संशोधन किया गया। अब इस संशोधन के बाद यहाँ पर 8 डाया ही है। तो एट प्रेजेंट हमको जो यूज करना है स्ट्रेट लेंथ, यहाँ पर दर्शाई हुई हमने, ये स्ट्रेट लेंथ 8 डाया जिसका मान 75 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, यानी इससे अधिक हो अथवा बराबर हो। तो ये हमारा ए भाग में इसका नियम है। इसका बी पार्ट जो है पहले क्लास का 3.1 का, कंजिक्यूटिव क्रॉस टाई सेल हैव 90 डिग्री बेंड एट अपोजिट साइड। यहाँ पर जैसे प्रयोग किया गया, किसी बीम में हम कई स्ट्रप लगाते हैं तो एक यू हो, सारे यू लिंक जो हैं वो तो इसी आकार में बनेंगे, लेकिन क्रॉस टाई जो है ये बनेगी तो इसी आकार में। बस इसमें क्या होगा कि एक टाई तो इस तरह से रखी जाएगी कि इसका 90 डिग्री बेंड इस फलक पर हो, दाहिनी तरफ हो। अगली इसके जस्ट आगे वाली टाई इसके रिवर्स डायरेक्शन में प्रयोग की जाएगी, यानी इसका 90 डिग्री बेंड इधर आ जाएगा और 135 डिग्री बेंड इधर रखा जाएगा। फिर अगली टाई हमारी फिर इसी तरह से हो जाएगी, उसका 90 डिग्री बेंड इधर आ जाएगा और 135 डिग्री इधर हो जाएगा। तो अल्टरनेट क्रम में 90 डिग्री बेंड को एक बार दाहिनी तरफ रख देते हैं, एक तरफ बाईं तरफ रख देते हैं। इस तरह से पूरी बीम में इसकी लंबाई में ये क्रॉस टाई बिछाई जाती है। और ये जो यू लिंक है इसको बिछाने में, चूँकि दोनों सिरे एक ही प्रकार के हैं, इसलिए इसको बिछाने में कोई समस्या नहीं आती। तो ये है इसका सिस्टम। और इसमें जो बी क्लास है, बी पार्ट है इसका, उसमें इसी बात को कहा गया है। अब इसी के साथ एक और इसमें प्रतिबंध है, नियम है कि अगर बीम के साथ स्लैब जुड़ी हुई हो एक साइड में, अगर किसी बीम के एक साइड में स्लैब जो है बीम से कनेक्ट हो, तब ये कहा गया है कि जो क्रॉस टाई है, क्रॉस टाई का जो 90 डिग्री वाला बेंड है वो स्लैब की ही तरफ ही रखा जाएगा। इसमें अल्टरनेट क्रम इसका बदलेंगे नहीं, यानी सभी क्रॉस टाई का 90 डिग्री बेंड जिस दिशा में स्लैब है उसी दिशा में रखा जाएगा। यह है हमारा क्लाज 6.31 के बी में कही गई बात का मतलब। इफ बीम हैज स्लैब ऑन वन साइड 90 डिग्री बेंड इज केप्ट एट स्लैब साइड, यानी इसको स्लैब की तरफ ही रखा जाना है।
तो ये तो हमारा 3.1 6.31 क्लास हो गया। अब इसके बाद अगला क्लास देखते हैं 6.32। इसमें लिखा हुआ है मिनिमम डायमीटर ऑफ द लिंक शैल बी 8 mm। तो ये एक सिंपल केस है कि लिंक का, ये हमारा जो स्ट्रप है या लिंक है, इसका जो डायमीटर है वो कम से कम 8 मिलीमीटर का रखना है। इससे पहले इसमें ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था। हम 6 mm के स्ट्रप्स भी डालते थे, 8 mm के भी डालते थे और 10 mm के भी स्ट्रप्स प्रोवाइड करते थे। लेकिन अब इस 2016 के कोड में ये प्रतिबंध है, इसकी निर्धारित कर दिया गया कि कम से कम जो है 8 mm के व्यास के लिंक प्रोवाइड किए जाए, इससे कम व्यास का लिंक न बनाया जाए या स्टिरप्स न बनाया जाए। तो ये केवल इसका है कि अब इसका डाया फिक्स कर दिया गया है कि 8 से कम नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट है 6.33 क्लाज। इस क्लाज में एक्चुअली शियर फोर्स कैपेसिटी के बारे में है। शियर फोर्स कैपेसिटी ऑफ ए बीम शैल बी मोर देन लार्जर ऑफ, यानी शियर फोर्स कैपेसिटी जो है इनमें से ए और बी, ये दो स्टेप में जो शियर फोर्स गणना करके आते हैं, इनमें से जो अधिक हो, लार्जर मोर देन लार्ज, उनमें से उससे अधिक ही लिया जाता है। यानी निम्न में से जो दोनों में से अधिक है उससे अधिक इसको लिया जाएगा। तो अब देखिए नीचे ए बी में किन दो राशियों का वर्णन किया गया है। पहले ए में है फैक्टर्ड शियर फोर्स, यानी पहले तो हम फैक्टर्ड शियर फोर्स निकालेंगे एज पर लीनियर स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो हम लीनियर स्ट्रक्चरल एनालिसिस में जब फैक्टर्ड शियर फोर्स की गणना करते हैं तो हमारा जो वर्किंग शियर फोर्स होता है उसमें हम 1.5 पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हम फैक्टर्ड शियर फोर्स निकालते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो शियर फोर्स की वैल्यू है वो लीनियर स्ट्रक्चरल एनालिसिस के से प्राप्त शियर फोर्स है। इसके बारे में एक्चुअली जो डिटेल में रूल है वो ये है कि हम लोड के डिफरेंट कम्बिनेशन के लिए शियर फोर्स की गणना करते हैं और उनमें से जो सबसे अधिक लोड आता है हम उसी को कंसीडर करते हैं, वही हमारा फैक्टर्ड शियर फोर्स। और ऐसा हम जब करते हैं प्रैक्टिकली तो इन मोस्ट केसेस 1.5 पार्शियल सेफ्टी फैक्टर के द्वारा से निकाले गए शियर फोर्स ही अधिकतम होते हैं। इसलिए इन मोस्ट केसेस जो शियर फोर्स का पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है ज्ञात करने का वो 1.5 लेकर के हम गणना करते हैं। तो पहला तो हमारा ये शियर फोर्स हो गया। दूसरा क्या है, फैक्टर्ड ग्रेविटी शियर फोर्स है। फैक्टर्ड ग्रेविटी शियर फोर्स प्लस इक्विलिब्रियम शियर फोर्स कब, जब व्हेन प्लास्टिक हिंजेज आर फॉर्म एट बोथ एंड, जब बीम के दोनों सिरों पर प्लास्टिक हिंज उत्पन्न हो जाते हैं उस केस में इक्विलिब्रियम शियर फोर्स और ग्रेविटी फैक्टर्ड ग्रेविटी शियर फोर्स इन दो के द्वारा। अब जरा इसको समझ लें पहले। फैक्टर्ड ग्रेविटी शियर फोर्स क्या है, कोड में ये स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि लोड हमारा डेड लोड प्लस लाइव लोड ये इनका टोटल करेंगे और इसमें पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये लोड हम बीम पर कंसीडर करते हुए इसके द्वारा इस बीम में जो है शियर फोर्स की गणना करेंगे। तो इसके जब शियर फोर्स हम इससे ज्ञात करेंगे वही हमारा फैक्टर्ड ग्रेविटी शियर फोर्स कहलाएगा। तो ये तो फैक्टर ग्रेविटी शियर फोर्स इसके द्वारा ज्ञात करेंगे। इसके बाद ये है इक्विलिब्रियम शियर फोर्स। इक्विलिब्रियम शियर फोर्स एक्चुअली कैसे ज्ञात किया जाता है, ये उस कंडीशन में ज्ञात करते हैं जब किसी भी बीम में स्वे टू राइट यानी दाहिनी तरफ को स्वे की स्थिति हो, विस्थापन हो, और स्वे टू लेफ्ट, ये या लेफ्ट डायरेक्शन में स्वे की कंडीशन हो, यानी ये लेफ्ट स्वे है और ये हमारा राइट स्वे है, राइट डायरेक्शन में। अब ये स्वे एक्चुअली क्या है, इसको थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट देख लें। ये कोई फ्रेम है, यहाँ पर फिक्स है और ये हॉरिजॉन्टल ये बीम है इसकी। तो हमको बीम में ही विचार करना है। अगर ये पूरा फ्रेम दाहिनी तरफ को डिस्प्लेस होता है, यानी ये दोनों भुजाएं जो है, यानी कॉलम हमारा दाहिनी तरफ को बेंड करता है, ये भी कॉलम दाहिनी तरफ को बेंड करता है, उस केस में बीम में जो बेंडिंग होगी वो कैसी आ जाएगी,
जब ये सिरा दाहिनी तरफ को कॉलम का बेंड कर रहा है तो यहाँ देखिए कॉलम की दिशा क्या ये है, और यहाँ जॉइंट हमारा 90 डिग्री का है, तो ये जॉइंट बीम का 90 डिग्री ही रहने का प्रयास करेगा, क्योंकि इसके जॉइंट यहाँ पर रिजिड होते हैं। तो ये रिजिड जॉइंट की वजह से बीम यहाँ से 90 डिग्री पर चलेगी इसके, इसलिए ये नीचे की ओर झुकेगी। और यहाँ पर देखिए बीम हमारी इधर से कनेक्ट है, तो इसके 90 डिग्री पर बीम जुड़ी होगी, ये ऊपर की ओर झुक करके आएगी। तो इस तरह से इसमें बेंडिंग ऊपर से होगी, इसमें बेंडिंग नीचे से होगी। तो ये हमारी बीम का जो बेंडिंग इस तरह से होगी कि यहाँ से मिडिल पॉइंट तक ये हमारा सैगिंग है, इसमें डेवलप होता है, और यहाँ से यहाँ तक इसमें हॉगिंग डेवलप होता है। तो इस तरह का यही हमारा लेफ्ट डायरेक्शन में जब हमारा स्वे होगा तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह के दोनों तरफ झुकते हैं, और ये यहाँ पर कॉलम की डायरेक्शन ये है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ से बीम स्टार्ट करेगी और फिर ये मुड़ती हुई, और फिर यहाँ पर कॉलम हमारा इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ से इस साइड में 90 डिग्री पर बीम मुड़ी हुई होगी। तो इस तरह से बीम के मुड़ने की जो डायरेक्शन है वो इस तरह से होगी, यानी इसके इस साइड में सैगिंग होगी, इस साइड में हॉगिंग होगी। तो ये सिरों पर मूवमेंट डेवलप हो जाते हैं। इन सिरों पर जो मूवमेंट डेवलप होते हैं उन्हीं के आधार पर हम शियर फोर्स की गणना करते हैं, जिसे कि हम इक्विलिब्रियम शियर फोर्स कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम शियर फोर्स के लिए जो फार्मूला कोड में दिया हुआ है, हम डायरेक्ट उसी फार्मूले का प्रयोग करते हैं। VUA बराबर VUA D+L, यानी ये इसके द्वारा गणना किया गया हमारा शियर फोर्स है, यानी 1.2 D+L। इसके द्वारा जो शियर फोर्स की वैल्यू आएगी ए पॉइंट पर वो यहाँ लिखी जाएगी, और यहाँ पर जो दूसरा पद होगा 1.4 टाइम्स किसका, MUAS प्लस MUBH, जिसमें AS क्या है, ये सैगिंग मूवमेंट है ए पॉइंट पर, यह है हॉगिंग मूवमेंट, BH का मतलब है हॉगिंग मूवमेंट बी पॉइंट पर। तो बी पॉइंट पर हॉगिंग मूवमेंट, यहाँ पर देखिए राइट स्वे में बी पर हॉगिंग मूवमेंट आ रहा है और ए पर सैगिंग मूवमेंट आ रहा है, तो ये सैगिंग मूवमेंट यहाँ पर और हॉगिंग मूवमेंट इस तरह का, दोनों को जोड़ दीजिए और स्पान से भाग लगा दीजिए LAB। इस फार्मूले से ज्ञात शियर फोर्स की गणना ये हो गई। बी सिरे पर ज्ञात करने के लिए फार्मूले में केवल माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, बाकी हमारे सारे पद वही बने रहते हैं, वैल्यूज भी सब वही बनी रहती हैं, केवल माइनस यहाँ प्रयोग किया जाएगा ए सिरे के लिए, बी सिरे के लिए प्लस का प्रयोग किया जाएगा। तो ये तो हो गया स्वे टू राइट। अब इसी तरीके से फॉर स्वे टू लेफ्ट, अगर लेफ्ट डायरेक्शन में स्वे हो रहा है तो इसके लिए जो फार्मूले हैं वो ये है, नीचे है लिखा हुआ है VUA D+L, ये तो वही रहता है, प्लस इसमें यहाँ पर देखिए माइनस ऊपर है तो इसमें प्लस का चिन्ह है, 1.4 कांस्टेंट वही है, और ब्रैकेट में दोनों मूवमेंट का सम है। अब इसमें अंतर देखिए, लेफ्ट स्वे में ए पर क्या है, हॉगिंग है, और बी पर सैगिंग है। बी पर सैगिंग है, ए पर हॉगिंग है, इसलिए MUAH लिखा गया है, मतलब ए पॉइंट पर हॉगिंग, बी पॉइंट पर सैगिंग, यानी ये दोनों मूवमेंट जोड़ दीजिए, स्पान से भाग लगा दीजिए, तो हमारा ये पहला फार्मूला तक मिल जाता है, और दूसरे फार्मूले में केवल प्लस की जगह माइनस चिन्ह है। इस तरह से ये दूसरा। तो अब देखिए ये इसमें जो इन दोनों में से मेथड से जो शियर फोर्स की वैल्यू प्राप्त होगी वो तो हमारा बी कैटेगरी के अंतर्गत आएगी, और बाकी फैक्टर वाली ए, इन दोनों में से जो अधिक हो उससे जो है सेल बी मोर, उससे अधिक होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो ये है हमारा शियर फोर्स कैपेसिटी की गणना करने के लिए ये फार्मूले हैं, ये कोड में दिए गए हैं, इन्हीं के द्वारा हम गणना करते हैं। हाँ, इसमें हम इस फार्मूले के बारे में यहाँ बता दें, ये मैंने AH2 लिखा हुआ, A2 लिखा हुआ है, इसका मतलब समझें। हमारा जो ये कोड है IS 13920 2016, इस कोड में जो ये फार्मूला लिखा है वहाँ पर भी माइनस और प्लस ही लगा हुआ है, यानी इस स्थान पर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है और इस स्थान पर प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। इसे जो है अमेंडमेंट नंबर 2 में, जो कि 2000 में किया गया है, उसमें ये करेक्शन किया गया है। तो ये 13920 का जो अमेंडमेंट नंबर 2 है उसमें ये संशोधन किया गया है, और इस संशोधन में इन चिन्हों को ही करेक्ट किया गया है। ये माइनस की जगह यहाँ प्लस आएगा
और ये प्लस की जगह पर यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये बदले हुए चिन्ह है, जबकि वहाँ पर ऊपर वाले ही चिन्ह माइनस ऊपर लिखा था और ये प्लस नीचे लिखा था। तो ये करेक्शन जो है अमेंडमेंट नंबर 2 के द्वारा किया गया है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद ये हमारा क्लाज हो गया। अब अगले क्लाज में देखते हैं 6.34 फॉर डिजाइन शियर फोर्स कैपेसिटी, मतलब शियर फोर्स की वैल्यू ज्ञात करने के लिए या डिजाइन पर्पज से कंट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग शैल नॉट बी कंसीडर, यानी निम्न के द्वारा वहन किया गया शियर फोर्स गणना में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। तो द शियर फोर्स बियर्ड बाई फॉलोइंग आइटम्स शुड नॉट बी कंसीडर्ड। तो वो कौन कौन से आइटम्स हैं? नंबर ए, बेंट अप बार्स, यानी अगर कोई छड़ बेंट की गई है तो बेंट अप बार्स के द्वारा लिया गया शियर फोर्स हमको गणना में सम्मिलित नहीं करना है। पहले हम गणना में इसको सम्मिलित करके निकालते थे, लेकिन अब इसको गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता। ये एज्यूम कर लेते हैं कि कोई भी बेंट अप बार्स भले ही डाली गई हो, वो कोई भी शियर फोर्स नहीं लेती है। हम जितना भी शियर फोर्स की गणना हमने की है ऊपर, उस सारे के लिए वर्टिकल स्ट्रप्स प्रोवाइड करते हैं। दूसरा है हमारा इंक्लाइंड लिंक्स। अगर कोई इंक्लाइंड लिंक डाला गया हो या स्ट्रप डाला गया हो तो उसके द्वारा भी ये मान लिया जाता है कि ये कोई फोर्स नहीं लेता। और तीसरा ये है कि कंक्रीट हमारी किसी भी ग्रेड की हो, यद्यपि कंक्रीट भी कुछ बल वहन करती है, फिर भी उस बल को गणना में सम्मिलित नहीं करते हैं और हम ये मान लेते हैं कि कंक्रीट पर कोई बल नहीं आ रहा है। तो इस तरह से निम्न ये तीनों में जो भी बल आता है उस बल को हम गणना में सम्मिलित नहीं करते हैं। इनका बल शून्य मानते हुए ही हम जितना भी शियर फोर्स है उस सब के लिए वर्टिकल स्ट्रप्स ही प्रोवाइड करते हैं। तो ये है 6.34 क्लाज का मतलब। अब देखिए 6.35 क्लाज। 6.35 क्लाज में वर्डिंग है कोड की, क्लोज स्पेसिंग ऑफ लिंक S1 इज प्रोवाइडेड अप टू 2D डिस्टेंस फ्रॉम दी फेस ऑफ कॉलम। ये कॉलम के फेस से 2D दूरी तक S1 स्पेसिंग डाली जाती है, जिसको कि हम क्लोज स्पेसिंग कहते हैं। ऑन बोथ एंड सेल नॉट एक्सीड, और इसकी वैल्यू जो है S1 का मान इससे अधिक नहीं होना चाहिए। किससे? लीस्ट ऑफ, ये तीन आइटम है A, B और C। लीस्ट ऑफ A D/4, B में है 6 डाया स्मॉलेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार और C है 100 mm। यानी इसको यहाँ भी समझ ले, फिगर से भी समझ ले। कहा क्या है कि कॉलम के इनर फेस से 2D दूरी तक इस तरफ और इसी तरह से इस कॉलम के इनर फेस से 2D दूरी इस तरफ, यानी दोनों तरफ, इस कॉलम से इधर 2D दूरी तक, इस कॉलम से इधर 2D दूरी तक। इस दूरी में जो स्पेसिंग रखी जाती है स्ट्रप्स की, वो स्पेसिंग को हम S1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो S1 स्पेसिंग के लिए कहा गया है कि इसका मान इन तीन राशियों से अधिक नहीं होना चाहिए। लीस्ट ऑफ, इनमें जो सबसे कम हो उससे अधिक नहीं होना चाहिए। अब वो कौन सी तीन संख्याएं हैं? एक तो D/4 है, इफेक्टिव डेप्थ बटे 4। B में है 6 डाया, जबकि ये लिया जाता है किसका? स्मॉलेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार। यानी लॉन्गिट्यूडनल बार अगर डिफरेंट डाया की यूज की गई हैं तो उनमें से जो कम व्यास की छड़ है उसके व्यास का 6 गुना। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, D/4 कैलकुलेट करेंगे, और इधर तीसरा है 100 mm। इन तीनों संख्याओं में जो सबसे छोटी हो उससे स्पेसिंग हमारी अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी स्पेसिंग उससे कम रखेंगे। अब देखिए ये जो रूल है ये आज की डेट में रूल एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ मैं बता दूं, ये जो इसमें B पॉइंट पर लिखा हुआ है 6 डाया स्मॉलेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार, ये अमेंडमेंट 1 के द्वारा संशोधन इसमें किया गया है। हमारे ये जो कोड है 13920/2016 वाला, उस कोड को अगर हम खोलेंगे तो वहाँ पर इसके स्थान पर 8 डाया लिखा होगा, जो कि अमेंडमेंट नंबर 1 जो है इस कोड का, उसमें यह संशोधन कर दिया गया है कि 8 डाया के स्थान पर यहाँ पर 6 डाया रखा जाए।
तो ये अमेंडमेंट 1 के द्वारा ये 6 डाया यहाँ पर लाया गया है। तो एट प्रेजेंट जो है अब हमको इसी रूल का पालन करना है। तो ये हो गया हमारा 6.35 क्लाज। अब इस क्लाज का हमारा फर्स्ट पार्ट भी है 3.51 लिंक। फर्स्ट लिंक shall not be at a distance more than 50 mm from the joint face। इसका मतलब फिगर से समझे, ये कॉलम का इनर फेस है, इसको हमने यहाँ डॉटेड लाइन के द्वारा केवल दर्शा दिया है। इस जगह पर कोई लिंक नहीं डाला जाता है। तो कॉलम के फेस से 50 mm अधिकतम दूरी, यानी ये दूरी 50 mm से अधिक नहीं रखी जाएगी। यानी पहला लिंक जो डाला जाएगा वो इसके फेस पर न डाल करके, कॉलम के फेस पर न डाल करके इससे कुछ हटकर डाला जाता है। और ये जो स्पेसिंग रखते हैं पहले लिंक का, वो 50 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। अर्थात यहाँ से पहले लिंक की दूरी 50, तो पहला लिंक इसी स्थान से प्रारंभ किया जाता है। कोई भी लिंक इसके फेस पर नहीं होगा, कोई भी लिंक कॉलम के अंदर नहीं आएगा, कॉलम के बाहर ही रहेगा, बीम में ही डाला जाएगा। कॉलम के अंदर हम यहाँ लिंक इसमें नहीं फंसाएंगे। तो ये हमारा 6.351 में ये बिंदु दिया हुआ है। अब इसके बाद 6.352 सेकेंड में ओवर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ओवर द रिमेनिंग लेंथ ऑफ बीम स्पेसिंग S2 shall not be greater than D/2। जरा यहाँ फिगर से ही समझें। यहाँ पर तो S1 स्पेसिंग है, यहाँ पर S1 स्पेसिंग है। अब बीम के देखो शेष भाग में यहाँ पर स्पेसिंग S1 है, यहाँ S1 है, बीच का शेष भाग ये बचा। इस भाग में जो स्पेसिंग दी जाएगी वो इसको हम S2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो S2 शुड नॉट बी ग्रेटर देन D/2। S2 का मान D/2 से अधिक नहीं होना चाहिए, इससे कम हम रख सकते हैं। तो ये हमारा इसका प्रतिबंध है कि S2 की वैल्यू जो है D/2 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ के लिए अलग रूल है, यहाँ के लिए अलग रूल है। ये हमारा ये क्लाज हो गया। और इसके बाद है हमारा एक लास्ट क्लाज 6.353। हाँ, इस क्लास के बारे में बता दूं कि इससे हमारे 13/920/2016 के कोड में ये क्लाज नहीं दिया हुआ है। जब अमेंडमेंट इसका पहला जारी हुआ है 2017 में, उसमें ये एक क्लाज ऐड किया गया था, बढ़ाया गया था। तो ये हमारे उस कोड में मौजूद नहीं है क्लाज, ये अमेंडमेंट में मौजूद है। तो हमें इसका भी अनुपालन करना है। और इस क्लाज का नाम रखा गया है 6.3.5.3। इसके अनुसार है कि कंस्ट्रक्शन जॉइंट जो होते हैं हमारे, ये shall not be provided in the region of the beam having closely spaced transverse reinforcement। यानी जिस स्थान पर क्लोज स्पेसिंग दी गई हो, ये क्लोज स्पेसिंग कहलाएगी, ये क्लोज स्पेसिंग कहलाएगी। बीम में जिस स्थान पर क्लोज स्पेसिंग दी गई हो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन जॉइंट नहीं बनाना चाहिए। जहाँ कहीं भी बीम में कंस्ट्रक्शन जॉइंट बनाए जाते हैं वो स्थान यहाँ नहीं होगा, इसके अलावा और हम कहीं भी बना सकते हैं। तो यही रूल है इसमें कि कंस्ट्रक्शन जॉइंट शैल नॉट बी प्रोवाइडेड इन द रीजन ऑफ द बीम हैविंग क्लोजली स्पेस्ड ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट। और ये अमेंडमेंट 1 के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ क्लाज है। ये इससे पहले के कोड में जो है ये मूल रूप में क्लाज उपस्थित नहीं है, ये इसके द्वारा बढ़ाया हुआ क्लाज है। तो ये हमारा था ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट के बारे में पूरा डिटेल। इसमें सभी बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है। तो आज ट्रांसवर्स या शियर रीइंफोर्समेंट का टॉपिक यहाँ पूरा हो रहा है। तो थैंक यू। अगले वीडियो तक